हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। अब हम हाउ डू फंगी रिप्रोड्यूस यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। फंगी रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स। Sexual reproduction. Most fungi have a sexual reproduction stage during their life cycles, producing spores that act like gametes. They combine to form a zygote, which develops into a new fungus. Asexual reproduction. Fungi reproduce asexually by two methods, that budding and spore formation. Yeast reproduce by budding, whereas molds, mildews, and मशरूम्स रिप्रोड्यूस मेनली बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो फंगी प्रजनन कैसे करते हैं? फंगी दो तरीके से लैंगिक और अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन ज़्यादातर जो कवक है उनमें लैंगिक प्रजनन होता है उनके जीवन चक्र के दौरान। वे बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो कि गैमेट्स की तरह कार्य करते हैं, फिर वे जुड़कर जायगोट को फॉर्म करते हैं जिससे नए कवक का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन। कवक अलैंगिक तरीके से दो मेथड के द्वारा प्रजनन करते हैं। बडिंग कली का निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण। जो यीस्ट है वो बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं, जबकि माउल्ड्स, मिल्ड्यूज और मशरूम्स ये बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। Fungi spread very fast because in fungi a large number of spores are produced at a time. Spores being light are easily carried by air or water. फंगी बहुत तेज़ी से फैलते हैं क्योंकि कवक में बड़ी संख्या में बीजाणु उत्पन्न होते हैं एक समय में, और ये बीजाणु बहुत हल्के होते हैं, इनको हवा और पानी के द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है। अब है यूजेस ऑफ फंगी। फंगी के उपयोग। यीस्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू मेक ब्रेड। ब्रेड मेड विदाउट यीस्ट इज फ्लैट। द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ ब्रेड is due to yeast. Yeast is also used in the manufacturing of wines and beer. Cheese is made with the help of certain fungi. The fungus Penicillium is used to make penicillin, a drug used to treat a number of infections. यीस्ट का उपयोग कई हज़ारों सालों से ब्रेड बनाने के लिए किया जा रहा है। बिना यीस्ट का ब्रेड चपटा होता है। यीस्ट के कारण ही ब्रेड मुलायम बनता है। यीस्ट का उपयोग वाइन्स और बियर बनाने के लिए भी किया जाता है। जो पनीर है वो एक विशेष प्रकार के कवक की सहायता से बनाया जाता है। फंगस पेनिसिलिन का उपयोग पेनिसिलिन बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एक दवाई होती है जिसका उपयोग कई प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। अब है हार्मफुल फंगी, हानिकारक कवक। Certain fungi are harmful to human beings. The major harmful effects of fungi are as follows. Fungi cause skin disease in human beings such as athlete foot, eczema or ringworm, etc. Fungi causes a disease called aspergillosis in poultry. Fungi spoil food by the process of fermentation. Fungi cause various diseases in plants such as blight disease in potato, rust disease in wheat, mildews destroys plants like wheat, grapes, barley, etc. कई कवक मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनके हानिकारक प्रभाव नीचे दिए गए हैं। जो कवक है वो मनुष्य में त्वचा रोग का कारण होता है, जैसे कि एथलीट फूट, एक्जिमा और दाद आदि। कवक के कारण मुर्गी पालन में एस्पेरजिलोसिस नामक रोग होता है। कवक किण्वन की प्रक्रिया द्वारा भोजन को खराब कर देते हैं। कवक पौधों में कई बीमारियों का कारण होता है, जैसे कि
आलू में झुलसा रोग, गेहूं में रतुआ रोग, और जो मिल्ड्यूज़ है वो पौधों को, जैसे कि गेहूं, अंगूर, जौ आदि को नष्ट कर देती है। अब है प्रोटोजोआ। ऑल प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। At times they are found in large groups and form a colony. They are larger in size than bacteria and can be found in stagnant water, ponds, moist soil, ocean, and even fishes. Protozoa depends on other. सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जानवरों की तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। कभी कभी ये बड़े समूह में पाए जाते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं। ये जीवाणु से बड़े होते हैं आकार में, और ये स्थिर जल, तालाब, नमीयुक्त मिट्टी, महासागर और यहाँ तक कि मल में भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। दे टेक इन सॉलिड फूड, सम फीड ऑन अदर प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, सम आर पैरासाइट्स। प्रोटोजोआ नीड at least some moisture to live. They become inactive in dry conditions and cannot survive in temperatures higher than 80 degrees Celsius. When conditions are not favorable, many protozoa lose water, produce a thick cell wall, and become dormant. Such a protozoa cell is called a cyst. Some protozoa move with the help of pseudopodia, while others have cilia or flagella. Protozoa reproduce asexually by binary fission. ये सॉलिड फूड लेते हैं और कुछ दूसरे प्रोटोजोआ और जीवाणु को खाते हैं, और कुछ परजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ को कम से कम कुछ नमी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। शुष्क परिस्थिति में ये निष्क्रिय हो जाते हैं और 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में ये जीवित नहीं रह सकते। अगर परिस्थिति इनके अनुकूल न हो तो ज़्यादातर प्रोटोजोआ पानी खो देते हैं और एक मोटी कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ सेल को सिस्ट कहा जाता है। कुछ प्रोटोजोआ स्यूडोपोडिया की हेल्प से गति करते हैं, जबकि दूसरों में सीलिया या फ्लैजिला होता है। प्रोटोजोआ द्विआधारी विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। हाउ डज फूड गो बैड? खाना खराब कैसे हो जाता है? फूड स्पॉइलेज मीन्स अनडिजायरेबल चेंजेस ऑक्यूरिंग in food, making it unfit for human consumption. Food spoilage result from two chief sources, pest and microorganism. Pest include insect and rodents. Microorganism include bacteria, molds and yeast. Food spoils when enough microorganisms multiply in the food to cause changes in flavor or odor. Bacteria multiply very rapidly to produce acids, gases, and other chemicals, some of which may be poisonous to human beings. Molds and fungi grow on moist food surfaces. It is easy to see and make food look unappetizing. Food spoilage may occur before flavor or odor change is detectable. For example, bacteria may not be readily noticeable in foods, but these bacteria may cause an extreme dangerous kind of food poisoning. जो खाना खराब होने का मतलब है जब खाने में अवांछित बदलाव आ जाते हैं और वो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। खाना खराब होने के दो मुख्य स्रोत हैं, कीट और सूक्ष्म जीव। कीट में कीड़े और चूहे शामिल है। सूक्ष्म जीवों में जीवाणु, फफूंद और यीस्ट शामिल है। खाना खराब तब होता है जब पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीव खाने में बढ़ने लगते हैं और उसके स्वाद और गंध को बदल देते हैं। बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि वे एसिड, गैसेस और दूसरे केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से कुछ मनुष्य के लिए विषाक्त होते हैं।
जो माउल्ड्स और फंगी है वो नमीयुक्त खाने की सतह पर उगते हैं और इन्हें देखना आसान होता है, और इन जहाँ जिस खाने पर ये उगते हैं वो देखने में अरुचिकर लगता है। जो फूड स्पॉइलेज है वो स्वाद और गंध के पता चलने से पहले ही हो सकता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया है उसको हम आसानी से फूड में नहीं देख सकते, लेकिन ये बैक्टीरिया अत्यधिक खतरनाक प्रकार के खाद्य विषाक्तता का कारण होते हैं। डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियां एमीबिक डाइसेंट्री इज सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ कॉल्ड एंट अमीबा histolytica cause a disease called amoebic dysentery. The amoeba attacks the walls of the intestine and feeds upon red blood cells. Cysts of pathogenic protozoa are passed in the feces and may be transmitted by carriers such as flies or when untreated human sewage is used as manure to grow vegetables and fruits. एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण एमीबिक डाइसेंट्री रोग होता है। जो अमीबा है वो आंत की दीवारों पर अटैक करता है और लाल रक्त कोशिकाओं को खा जाता है, और इस रोगजनक प्रोटोजोआ के सिस्ट मल में चले जाते हैं और वे वहाँ को जैसे मक्खी या फिर अनुपचारित मानव मल को जब सब्जी या फल उगाने के लिए खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तब उनको फैलाया जाता है। सिम्टम्स ऑफ एमीबिक डाइसेंट्री। इसके लक्षण। द सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल, लूज मोशन, समटाइम्स विद म्यूकस एंड ब्लड एंड इन सम केसेस वोमिटिंग। इसमें बार बार मल त्याग, दस्त और कभी कभी बलगम और खून, और कुछ मामलों में उल्टी भी हो सकती है। ये इसके लक्षण होते हैं। अब है मलेरिया। मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआ पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम विवैक्स. दीज पैरासाइट लिव्स इन द female Anopheles mosquito. When the female Anopheles mosquito carrying Plasmodium vivax bites a human being, the parasites are introduced into the blood. If the parasite multiply, they destroy the red blood cells in large numbers and the person suffers from malaria. मनुष्य में मलेरिया एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जिसको प्लाज्मोडियम विवैक्स कहते हैं। ये परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर में रहते हैं। जब मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम विवैक्स से ग्रस्त होता है और जिसके अंदर ये होते हैं, जिस मच्छर के अंदर जब वो मनुष्य को काटता है तो ये परजीवी रक्त में चले जाते हैं, और जब ये पैरासाइट्स बढ़ने लगते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं को बड़ी संख्या में नष्ट कर देते हैं और मनुष्य मलेरिया से ग्रस्त हो जाता है। अब है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के लक्षण। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, मसल एक एंड हेडेक. साइकिल्स ऑफ चिल्स, फीवर एंड स्वेटिंग typically recur every 1, 2 or 3 days if the infection is not treated. There can be sometimes be vomiting, कफिंग एंड येलोविंग ऑफ द स्किन. इसमें बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द शामिल है. ठंड लगने का क्रम, बुखार और पसीना हर 1, 2, 3 दिन में दोहराया जाता है अगर संक्रमण का इलाज न किया जाए, और कभी कभी उल्टी, खांसी और त्वचा का पीला पड़ना भी हो सकता है. अब है प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया. हम मलेरिया की रोकथाम कैसे कर सकते हैं. द स्प्रेड ऑफ मलेरिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग मेजर्स. डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड होम्स, gardens, school, offices and playgrounds as mosquitoes lay their eggs in water. Introduce fish in ponds. They feed on mosquito larvae and will not let them grow. Use a mosquito net to sleep in. Use a
Use mosquito repellent creams to keep mosquitoes away. If malaria is common, ask your doctor to prescribe preventive medicines. Take preventive medicines regularly. मलेरिया को हम निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं। अपने घर के चारों ओर, बगीचों में, स्कूल, ऑफिसेज, खेल के मैदानों में पानी को इकट्ठा मत होने दो, क्योंकि पानी में मच्छर अंडे देते हैं। और तालाबों में मछलियों डालो, क्योंकि वे मच्छर के लार्वा को खा जाती है और उन्हें बढ़ने नहीं देती। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छर को दूर रखने के लिए मच्छर भगाने वाले क्रीम का उपयोग करें। अगर मलेरिया आम है तो डॉक्टर से रोकथाम वाली दवाइयाँ लिखवाने को कहें और इन रोकथाम की दवाई को नियमित रूप से लें। Viruses are ultra microscopic and the smallest microorganism. They are the simplest form of life known to science and are a puzzle to biologists because they show some characteristics of the living and some of non-living matter. They grow and multiply only inside living cells of plants and animals. All known viruses are pathogenic in plants, animals and human beings. जो वायरस है वो अत्यंत सूक्ष्म और सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। विज्ञान को ज्ञात ये जीवन की सबसे छोटी फॉर्म है और बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक पहेली है, क्योंकि इनमें सजीवों और निर्जीवों दोनों के गुण लक्षण पाए जाते हैं। ये जीवित पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं और बढ़ते हैं। सभी ज्ञात वायरस रोगजनक होते हैं, पौधों के लिए, जानवरों के लिए और मनुष्य के लिए। ऑक्यूरेंस ये कहाँ पाया जाता है? वायरसेस आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. दे आर आल्सो फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स वेयर दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस. वायरस पौधों, जानवर और मनुष्य में पाए जाते हैं। ये जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनको बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है. अब है शेप, आकार. दे हैव ए वैरायटी ऑफ शेप्स. दे में बी rod shaped, polygonal, spherical और cubical. Some forms of viruses are shown in the above picture. इनकी अलग अलग शेप होती है. ये छड़ के आकार के, बहुभुज, गोलीय और घनाकार होते हैं. इनकी कुछ वायरस के कुछ फॉर्म्स ऊपर पिक्चर में दी गई है, जैसे वैक्सीनिया वायरस, मम्पस वायरस, हर्प्स वायरस, पोलियो वायरस. स्ट्रक्चर, संरचना. Their structure is very simple. There is just a core of nucleic acid, RNA or DNA surrounding by a sheath of protein. There is no cytoplasm, nucleus और cell membrane. इनकी संरचना बहुत सरल होती है. इनमें एक न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA की कोर होती है जो कि प्रोटीन की परत से घिरी रहती है. इनमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है. साइज, आकार. वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देयर साइजेस रेंजेस फ्रॉम 0.015 to 0.2 माइक्रोन्स. जो वायरस होते हैं वे अत्यधिक छोटे, सबसे छोटे बैक्टीरिया से भी छोटे, और इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है. इनका आकार 0.015 से 0.2 माइक्रोन होता है. हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव. Microbes decompose foodstuffs and make them unfit for human consumption. Food poisoning, stomach upset are often caused by consuming contaminated food. Microbes cause considerable damage to stored food grains in godowns. They cause considerable damage to historical buildings such as temples, museums, and other monuments. Microbes cause many diseases in plants
animals and human beings. The denitrifying bacteria reduce the fertility of the soil by converting nitrates into free nitrogen. Some microbes cause water pollution and aid in spreading communicable disease. Extreme pollution by some algae can cause death of fish and hence disturb the food chain. Some microbes deteriorate the quality of textile, timber, books, paper, shoes, furniture, etc. They spoil the taste and flavor of fruit juice, milk product, meat, tea, etc. Some microbes cause skin disease and other allergies in man. जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे खाद्य पदार्थों को अपघटित कर देते हैं और उनको मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। खाद्य विषाक्तता से अक्सर पेट खराब हो जाता है, जो कि दूषित खाने के सेवन से होता है। जो माइक्रोब्स हैं वे गोदामों में संग्रहित अनाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और ये ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि मंदिर, म्यूज़ियम्स और स्मारकों को भी हानि पहुंचाते हैं। माइक्रोब्स पौधों, जानवरों, मनुष्य में कई बीमारियों का कारण होते हैं। जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वे मिट्टी की उर्वरता कम कर देते हैं, उनको जो नाइट्रेट्स है उनको मुक्त नाइट्रोजन में बदल कर। कुछ माइक्रोब्स जल प्रदूषण का कारण होते हैं और संक्रामक रोग को फैलाने में मदद करते हैं। कुछ शैवालों के द्वारा अत्यधिक प्रदूषण से मछलियों की मृत्यु हो सकती है और जिससे खाद्य श्रृंखला बाधित होती है। कुछ माइक्रोब्स वस्त्र, लकड़ी, पेपर, शूज़, फर्नीचर आदि की गुणवत्ता को कम कर देते हैं और ये फ्रूट जूस, दूध के प्रोडक्ट, मांस, चाय आदि के स्वाद और गंध को खराब करते हैं। कुछ माइक्रोब्स मनुष्य में एलर्जीज और त्वचा रोग का कारण होते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण। मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स कंज्यूम्ड बाय अस आर इक्वली यूजफुल टू microorganism. These microorganisms easily grow in the presence of moisture and suitable temperature. This results in a major loss as large quantities of perishable food materials are spoiled. This wastage of perishable food materials can be minimized to a large extent by using appropriate technique of food preservation. ज़्यादातर जो फूड मटेरियल है हमारे द्वारा खाए जाते हैं वे समान रूप से सूक्ष्म जीवों के लिए भी उपयोगी होते हैं। ये सूक्ष्म जीव नमी और उपयुक्त तापमान में आसानी से बढ़ते हैं और जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि ये नाशवान खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं। जो पेरिसेबल फूड मटेरियल का ये जो वेस्टेज है हम इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं उचित तकनीकों का उपयोग करके फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा। फूड प्रिजर्वेशन इज़ डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिसेबल फूड मटेरियल फॉर longer retention of the nutritive value and prevention of spoilage. The various methods of food preservation are based on either of the following two basic approaches. फूड प्रिजर्वेशन को पेरिसेबल फूड मटेरियल के इलाज के लिए परिभाषित किया जा सकता है जिससे उसकी पौष्टिकता लंबे समय तक बने रहे और वो ख़राब न हो सके। इसके अलग अलग तरीके नीचे दिए गए हैं जो कि दो दृष्टिकोण पर आधारित है। बैक्टीरियोसीडल मेथड। फर्स्ट, हियर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म responsible for spoilage are fully eliminated using some suitable techniques, example कुकिंग, कैनिंग etc. यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव खाना खराब करते हैं उनको पूरे तरीके से नष्ट किया जाता है उचित तकनीकों का उपयोग करके जैसे कि पकाना, डिब्बाबंदी आदि। बैक्टीरियोस्टेटिक मेथड, हियर
conditions are created that are not suitable for the growth and action of microorganisms and enzymes. Example, salting, pickling, deep freezing etc. यहाँ पर ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती है जो कि सूक्ष्म जीव और एंजाइम्स के ग्रोथ और कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं होती, जैसे कि नमक लगाना, अचार बनाना, डीप फ्रीजिंग आदि. Let us learn more about some important methods that are employed in food preservation. आओ फूड प्रिजर्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण. It is the process of removing water from fruits and vegetables. It results in the decrease of moisture content. Sun drying is an old method of preserving food materials such as vegetables, fish, meat, etc. इस प्रक्रिया में फल और सब्जियों से पानी को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाता है, जिससे उनकी नमी ख़त्म हो जाती है. धूप में सुखाना पुराना तरीका है. इससे हम सब्जी, मछली, मांस आदि को सुरक्षित रख सकते हैं. सेकंड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट एंड शुगर, साधारण नमक और चीनी के द्वारा संरक्षण. कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes, tamarind etc. जो साधारण नमक है, उसका उपयोग मांस, मछली को कई सालों से सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है. मांस और मछली को सूखे नमक से ढक दिया जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे कि बैक्टीरिया ना बढ़ सके. नमक का उपयोग हम आंवले, कच्चे आम और इमली आदि को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil the food. जैम्स, जेलीज और स्क्वैचेस ये चीनी के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं. जो चीनी है वो नमी को ख़त्म कर देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, जो बैक्टीरिया खाने को ख़राब करते हैं. थर्ड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, सिरके और तेल के द्वारा संरक्षण. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. ऑयल और विनेगर के उपयोग से खाना ख़राब होने से बच जाता है, जैसे कि अचार, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऐसे इस वातावरण में जीवित नहीं रह सकते. सब्जी, फल, मछली और मांस अक्सर इस मेथड से सुरक्षित रखे जाते हैं. डीप फ्रीजिंग. It is a direct method for inactivating the enzymes and preventing the bacterial growth. The food material are freezed or cooled much 0 degrees Celsius. The enzymes become inactive and bacterial growth is also inhibited at such a low temperature. Therefore, the food materials can retain their nutritive value for a longer time. This method is used for storing fresh fruits, vegetables, meat and fish. यह एंजाइम्स और जीवाणु की वृद्धि को रोकने का सीधा तरीका है. जो फूड मटेरियल है उनको 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है. एंजाइम्स इतने कम टेम्परेचर पर निष्क्रिय हो जाते हैं और जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है. फूड और
इसलिए जो फूड मटेरियल है वो लंबे समय तक अपनी पौष्टिकता बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इस मेथड से हम ताज़े फल, सब्जी और मांस और मछली को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करते हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन, रासायनिक संरक्षण। द केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू फूड मटेरियल्स टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज आर कॉल्ड chemical preservatives. They commonly used preservatives are sodium benzoate and potassium metabisulfite. This method is employed in the preservation of fruit juice, jams, squashes, fruits etc. जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो फूड मटेरियल में ऐड किए जाते हैं जिससे कि वे ख़राब ना हो सके। उन केमिकल को केमिकल प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। आमतौर पर यूज़ होने वाले प्रिजर्वेटिव्स है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। इस मेथड से हम फ्रूट जूस, जैम्स, स्क्वैशेस, फल आदि को संरक्षित रख सकते हैं। सिक्स्थ है इरेडिएशन, विकिरण। दिस इज़ ए मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। बाय द टर्म irradiation we means the process of exposing the food material to high energy radiation. The food material to be preserved exposed to gamma rays of X-rays. This powerful radiation completely destroy the harmful microorganism present in the food material. The process of irradiation prevent the food spoilage. The irradiated food materials can be preserved for longer period. This is a bactericidal method and is quite useful. यह फूड प्रिजर्वेशन का आधुनिक तरीका है। विकिरण शब्द से तात्पर्य है कि उस जो फूड मटेरियल को है होता है उसको उच्च ऊर्जा तक विकिरित किया जाता है जिससे कि जो फूड मटेरियल है उसको गामा रेज के संपर्क में लाया जाता है। और ये जो शक्तिशाली विकिरण है ये पूरे तरीके से हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं जो कि खाने में होते हैं। जो ये प्रक्रिया है इरेडिएशन की, इससे फूड खाना ख़राब होने से बच जाता है और उसको लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये बैक्टीरियासिडल मेथड है और ये काफ़ी उपयोगी है। 7th नंबर पे है कैनिंग, डिब्बाबंदी। इट इन्वॉल्व्स द कुकिंग ऑफ फूड स्टफ एंड देन स्टोरिंग इन स्टरलाइज्ड टीन कंटेनर। इसमें खाने को पकाया जाता है और उसको फिर रोगाणु रहित डिब्बे में बंद करके रखा जाता है। 8th है बोटलिंग। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। इट इन्वॉल्व्स pasteurization of milk. Milk is heated to about 70 degrees Celsius and is then suddenly cooled to 20 degrees Celsius. It kills most of the microorganisms present in the milk. यह दूध के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। पहले तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक उसे 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। इससे सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। 9th है वैक्यूम ड्राइंग। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय दिस प्रोसेस। मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर बाय रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम इट। इस मेथड में हम दूध को मिल्क पाउडर में बदल देते हैं जिससे उसका नमी ख़त्म हो जाए। एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण के लाभ। फर्स्ट, इट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे एंजाइम्स और सूक्ष्म जीवों की कार्य करने से हम उनको रोक सकते हैं। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल। यह खाद्य पदार्थों के भंडारण के समय को बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द ऑफ सीजन फूड मटेरियल। यह बिना मौसम के खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल ईजियर। यह
खाद्य पदार्थों का परिवहन आसान बनाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।